हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। यानी मैक्सिमम 6 से 7 महीने हो गए मुझे ये चैनल बनाए हुए। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, उसके बाद में ये वीडियोस अपलोड करना मैंने बंद कर दिया था। तो ऐसा कुछ समय या संसाधन की कमी की वजह से आप मान सकते हो। पर अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके या फिर डेली के आपको एक वीडियो तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। और उसी सीरीज़ में आज सबसे पहले जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट, जेईई, कोई भी सीए वगैरह कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हेल्पफुल रह सकती है। ठीक है? तो अपन बात करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम्स। ठीक है? अपने जितने भी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस वीडियो पे क्लिक तभी कर रहे हैं जब आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे एग्ज़ाम्स, उनसे एग्ज़ाम से रिलेटेड डर, क्या-क्या डाउट्स होते हैं अपने, यानी क्या-क्या शंकाएँ रहती हैं और उन सभी शंकाओं का समाधान अपन किस तरीके से कर सकते हैं। यानी मेनली अपन इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम का फ़ियर, एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स और उनके सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कौन-सी फ़ील्ड या स्ट्रीम मेरे लिए सही रहेगी। देखिए, मैक्सिमम बच्चे जिनको मैं जानता हूँ या फिर मैक्सिमम मेरे साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माइंड में कहीं न कहीं पे है ना एक चीज़ स्टक करती है कि यार मैं ना कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे मेरे लिए बैंकिंग सही रहेगा या एसएससी मेरे लिए सही है, या कोई दूसरा कोई ऐसा सोर्स है या फिर दूसरी ऐसी कोई स्ट्रीम है जिसकी तरफ मैं जा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको है ना खुद से ये पहचानना होगा कि कौन-सी स्ट्रीम या कौन-सी फ़ील्ड मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो मुझे ऐसी फ़ील्ड चुननी थी जिनके अंदर मैथ्स सब्जेक्ट जो है उसका बेस्ट वेटेज मिल जाए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एसएससी को सेलेक्ट किया। क्योंकि एसएससी के अंदर आपको अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता हो, तो एसएससी के अंदर 2 पेपर होते थे मेंस में, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का। तो वहाँ पे मैथ्स को 200 और इंग्लिश को भी 200 नंबर का वेटेज मिला था, यानी 200 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट आते थे। तो यहाँ से मैंने अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रीम स्टार्ट चूज़ की वो ये थी कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का फ़ायदा उठा सकूँ। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको अकाउंट्स की, आपको नंबर्स की अच्छी नॉलेज है, तो आपके लिए नो डाउट बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है? अगर आप इनसे रिलेटेड या फिर कोई दूसरी फील्ड में आप जाना चाहो, ठीक है? सबसे यहाँ पे मुश्किल रहती है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं यार जीके तो हर एक फील्ड में है, उसके अलावा हमारी मैथ्स भी थोड़ी वीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मेरी तरह, जैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए भी ये टेंशन वाली चीज़ थी कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो क्या मैं इंग्लिश के साथ में जस्टिस कर पाऊँगा? यानी इंग्लिश मेरे को अच्छी आएगी या नहीं आएगी? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप अगर किसी भी जो भी बिगिनर्स हैं, जो अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप है ना 1-2 दिन आराम से शांति से बैठो। पहले ये चीज़ सोचो कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर हमारी मास्टरी है, यानी हम किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा एसएससी चूज़ करने के पीछे रीज़न यही था कि मेरी मैथ्स बढ़िया थी, चाहे मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे लिए इंग्लिश भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो मैंने ये दोनों चीज़ें कंसीडर करके अपने लिए एसएससी का जो स्ट्रीम है वो चूज़ की। क्योंकि आपको डिसाइड करना है, आराम से बैठो, सोचो, किसी से बात करनी है तो बात करो और उस हिसाब से अपना स्ट्रीम चूज़ करो। ये नहीं है कि आप भेड़-चाल के पीछे चल रहे हो कि उसने बोला है एसएससी करेंगे तो एसएससी करेंगे, उसने कहा है बैंकिंग करेंगे तो बैंकिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ इस चीज़ में, इसमें आप ये भी ध्यान रखो कि कौन-सी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो, उसके अंदर करियर ऑप्शन आपको बेटर मिल सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ एसएससी की, तो आपको पता है एसएससी से रिलेटेड कितने एग्ज़ाम्स हैं। आप एसएससी जीडी दे सकते हो, आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो, आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी नहीं करते भी अपने पास में 4 से 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो अपन एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में दे सकते हैं। ठीक है? यानी एसएससी आपको सिर्फ़ एक सीजीएल का ऑप्शन नहीं दे रहा, एसएससी आपको 5 से 6 एग्ज़ाम के ऑप्शन दे रहा है। यानी आपके पास में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बैंक की बात करूँ, ठीक है? अब आपके माइंड में आएगा कि यार बैंक भी तो इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अपने को दे ही रहा है ना, बैंक कौन-सा अलग-अलग है? तो भाई ये चीज़ है ना, ये आपको डिसाइड करनी है। देखो, बैंकिंग के अंदर आपका फ़ायदा क्या हो सकता है? मैं बैंकिंग को इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, कोई भी जॉब आपको जितनी जल्दी चाहिए ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा ना, वो रहेगा बैंकिंग का। क्योंकि बैंकिंग के अंदर आप देखोगे कि एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम होता है, उसके थोड़े दिन बाद में मेंस होता है। ठीक है? मेंस के जस्ट बाद में ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं और इंटरव्यू के जस्ट बाद में आपका जॉइनिंग लेटर, यानी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में, एग्ज़ाम फॉर्म से लेके यहाँ तक आपकी जॉइनिंग के डेट तक, आपको मैक्स टू मैक्स 7 टू 8 मंथ्स, ठीक है, 7 से 8 महीने के अंदर आपके हाथ में एक जॉब होती है। ठीक है? और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप नंबर्स के साथ में अच्छे हैं, अगर आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको बेसिकली, या फिर मैं ये कहूँ तो बैंकिंग की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है? इतनी चीज़ें आ गई समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो मोस्ट लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कोई गवर्नमेंट या कोई अदर एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ? देखिए, लगभग जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो मोस्टली बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, अभी एसएससी का या कोई भी एग्ज़ाम का आप है ना एक बार रिज़ल्ट उठा के चेक करना, उसमें आप है ना ऐसे बच्चों को चेक करना, जो बच्चे अपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कहीं पे भी आप ले लो, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं अगर उसी डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो 60 टू 80 परसेंटाइल के बीच में रहते हैं। यानी अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो आपको भी पता है ये सारे के सारे बच्चे एवरेज कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है? तो ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं।
अपनी हिंदी के अंदर एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, यानी अपन क्या करते हैं, जो एवरेज वाला अपना माइंड सेट होता है ना, वो किस लिए होता है? एवरेज बच्चा अपने टाइम पे क्यों रहता है? क्योंकि उसका उस टाइम के ऊपर पढ़ाई में इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो। ठीक है, उसका अलग चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग रहता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप डेडिकेटेड होके, मैं ये नहीं कहता दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ो, अगर आप डेडिकेटेड होके सीरियस होके उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके लिए 7 to 8 मंथ्स इनफ रहेंगे उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप समझ पा रहे हो? यानी ये माइंडसेट है ना अपना दूर कर दीजिए कि मैं एक एवरेज हूँ या बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यार इतनी सारे कंपटीशन भरे पड़े हैं, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, तो क्या मैं एग्जाम उनके साथ में compete कर भी कर पाऊंगा? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कर पाओगे। मैं अपनी बताऊं, ठीक है, मैं 2 बार एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ। मैं 2021 में भी सेलेक्टेड हूँ, मैं 2022 में भी सेलेक्टेड हूँ, और मेरा जो 12 मेरे 10th के परसेंटेज है 75 और मेरे 12th के परसेंटेज है 70। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैंने, जब ये तैयारी मैंने स्टार्ट की थी एसएससी की, उस टाइम के ऊपर मैंने खुद को पूरा इस तरीके से झोंक दिया कि अब जो भी है मुझे इसमें करना है। ठीक है, जितने भी एफर्ट, जितने दिन मुझे मज़े मारने थे मैंने मार लिए, अब मुझे सीरियस होकर पढ़ना है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ में पढ़ोगे तो मैटर नहीं करता आप एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको ऐसी ऐसी कहानियां देखने के लिए मिल जाएंगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th में फेल थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th में फेल आ गए थे, 1-2 अटेम्प्ट में उन्होंने 10th निकाली है, 12th निकाली है, वो बच्चे भी एसएससी के अंदर बढ़िया से बढ़िया पोस्ट लेके बैठे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार एसएससी एसएससी क्यों, क्योंकि मेरा ये मेनली कोर फील्ड जो है ना मेरा एसएससी है। ठीक है, आप हर एक एग्जाम को इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। अगर आप जेई की स्टूडेंट है तो वहाँ से भी आप ये समझ सकते हैं कि जेई में भी ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाना है, आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी, उसके बाद में आपके पास आता है कि क्या पढ़ें। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं लेता हूँ एसएससी का एग्जाम। ठीक है, मैं किसी और एग्जाम के ऊपर नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे सिंपल सा एसएससी का एग्जाम ही लेता हूँ। एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला डाउट आ सकता है कि यार हमें तो सिलेबस का ही नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो मेरे भाई, आप है ना किसी भी एग्जाम के अंदर जाओ, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, सबसे पहला अपना प्राइम जो है ना वो ये मान के चलो कि उस एग्जाम का पैटर्न समझें। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ है कि उसका पैटर्न समझे कि वो पैटर्न में, यानी पहले उस एग्जाम का पहला क्या प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस क्या है, अगर ये सेकंड प्रोसेस में कंप्लीट कर लेता हूँ तो थर्ड प्रोसेस क्या है। यानी आपको एक बार है ना इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होना है। कहीं ऐसा ना हो आपके मन में डाउट ये हो कि हाँ यार मैंने तो प्री क्लियर कर लिया, मेंस का ये है, मेंस के बाद में ये कर ले, जबकि यहाँ पे ये पता चले कि भाई साहब प्री क्लियर करने के बाद में मेंस देना है, मेंस के अंदर भी एक नहीं 2-3 पेपर आ रहे हैं। समझ रहे हो? यानी यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना उसको आराम से समझना है। एग्ज़ाम निकालने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना, एग्ज़ाम को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप ढंग से सर्च करोगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और वो एग्ज़ाम कितने फ्रिक्वेंटली जॉब ऑफर कर रहा है, या फिर उस एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो किस तरीके से compete कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने माइंड में बिठा लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या पढ़ें। क्या पढ़ें में आता है अपने पास में, आपके पास में जिस टाइम के ऊपर जो भी मटेरियल अवेलेबल हो। मान लो मैं सबसे पहले मैंने आपको कहा था मैं एग्जांपल लूँगा एसएससी का। अगर आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, अब आपको पता है एसएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है इंग्लिश, दूसरा है अपने पास में मैथ्स, तीसरा है अपने पास में रीजनिंग, और चौथा अपने पास में आता है जीके या जीएस जिसको अपन बोलते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब यहाँ से आपको चूज़ करना है कि मुझे सबसे पहले कौन-सा टॉपिक उठाना है। जैसे मान लो आपको ये लगता है कि हाँ यार, मेरी है ना प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मेरे को रीजनिंग पढ़नी चाहिए, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप जब भी अपना कोई भी बिगिनर हो एसएससी की प्रिपरेशन में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपके लिए रीजनिंग सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ से क्या होता है, आपके ना माइंड थोड़ा सा ओपन होना स्टार्ट होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करते हो कि हाँ यार किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आप सबसे पहले मान लो रीजनिंग उठाते हो, उसके साथ में आपको पता है यार जीके जीएस हर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम उठा लो आप, सब में जीके जीएस का एक पार्ट कहीं ना कहीं पे आता है। तो जीके जीएस से रिलेटेड कोई बुक पढ़ लो, कोई वीडियोस देख लो, जिससे आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों के अंदर डेवलप हो। ठीक है, इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए कहीं पे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, वो इंग्लिश आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, उनको दिक्कत आएगी तो थोड़ी बहुत वोकैब में आ सकती है या फिर कोई और पोर्शन में आ सकती है जिसको वो इजीली हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा राक्षस बैठा है ना उसको बोलते हैं मैथ्स। मान के चलो कि 70 to 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स के अंदर वीक होते हैं, कहीं ना कहीं पे उनको मैथ्स को लेकर डाउट होता है मन में कि यार अपन मैथ्स के साथ में डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आपको अपना जो सबसे ज़्यादा टाइम है ना वो किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, मैथ्स को। ठीक है, आप स्टार्ट रीजनिंग से कर सकते हो। रीजनिंग से स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, आपका इंटरेस्ट बनेगा, धीरे धीरे उस टॉपिक की तरफ आपकी एक रुचि बढ़ेगी कि यार मुझे ये टॉपिक कवर करना है, इससे मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के अंदर डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, आप दूर भागते हो उस चीज़ से, और आपने सबसे पहला टॉपिक ही मैथ्स उठा लिया, मेरे भाई मान के चलो आप वो एग्जाम है ना वो आप उससे उतना ही दूर जा रहे हो जितना आप मैथ्स से दूर हो। कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी आप क्या कर रहे हो, आप राक्षस को पहले पकड़ रहे हो। यार सबसे पहले तो है ना मैं इसको मारूंगा उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अरे मेरे भाई, राक्षस को मारने से पहले ना ये छोटे छोटे जो जितने भी सिपाही खड़े हैं ना उनसे तो डील कर लो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप है ना पहली स्टार्ट करते ही है ना
सबसे मेन आपको जो सबसे हार्ड लगता है ना, उस टॉपिक की तरफ मत भागो, जो ईजीएस्ट, जो आपको इंटरेस्ट दिलाए, उस सब्जेक्ट की तरफ आप अप्रोच करो। आगे बात समझ में? ठीक है, कैसे पढ़ना है? अब देखो, आप है ना अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके पास में हज़ारों वीडियो होंगी। मेरी खुद की एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये भी आप ही डिसाइड करोगे। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा है जिसका नाम है चुन्नू। ठीक है, चुन्नू को जीके पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन चुन्नू को कहानियाँ पसंद है। अब वो क्या करता है, जीके उसके लिए टफ है, लेकिन उसको पता है कि यार मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो जीके के अंदर कौन सा टॉपिक उठाएगा? सिंपल सी चीज़ है, वो ऐसा टॉपिक उठाएगा जो कहानियों से रिलेटेड हो, और वो टॉपिक क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप क्या करते हो? कहानियाँ तो पढ़ते हो। ठीक है, तो चुन्नू धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। मेरे भाई, दुनिया में है ना सबसे डिफिकल्ट टास्क है पढ़ना। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क है पढ़ना। आपके पास में इतने सारे डिस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आप चाहो तो फेसबुक चला सकते हो, ट्विटर चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो। यार इतनी बोरिंग चीज़ कौन करेगा कि लोग पढ़ रहे हैं? नहीं होती ना। लेकिन अगर आपको वही बोरिंग चीज़ आसान बनानी है, तो उसमें भी आप वो चीज़ें ढूंढो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। समझ में आ रही है? साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उठा लो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, 2 जीके के टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, एक मैथ्स कंप्लीट कर रहे हो। आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जीके जीएस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रीजनिंग आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ाएगा। इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है ही। अगर मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स को सबसे लास्ट में उठाओ, लेकिन हाँ, मैथ्स को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ये चीज़ भी अपने माइंड के अंदर सेट कर लो। इतनी चीज़ें आ गई समझ में? कैसे पढ़ें इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। हाँ, मैं आपको कुछ पैटर्न बता सकता हूँ जिससे आप अपनी जो कैसे पढ़ें वाली चीज़ है ना, ये सही कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन बनाओ अपना। ठीक है, और डेली रूटीन बनेगा किस तरीके से, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अभी अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई है, ट्वेल्थ फेल। ठीक है, ये स्टोरी है एक आईपीएस ऑफिसर की। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी, तो उस बुक से ज़्यादा कुछ अडेप्ट करने के लिए मुझे लगा नहीं। हाँ, कुछ उनकी स्टोरी है, वो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ मैंने उस बुक से अडेप्ट की, वो क्या थी? उन्होंने एक मेथड बताया था कि वो है ना, पहले जो उन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए थे, वो उनके क्लियर नहीं हो रहे थे। उनका रीज़न उन्होंने बताया कि उनको क्या लगता था कि वो पढ़ते हैं। ठीक है, अपने में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यार मैं पूरा पूरा दिन पढ़ता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरा सिलेबस, या फिर यूँ कहूँ तो मैं ना खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसका सबसे मेन चीज़ बताऊँ भाई क्या है? आप अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि आप पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं पे आपका टाइम दूसरी चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हो? देखो, स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको है ना वो स्टोरी का थोड़ा-सा एक पार्ट बताता हूँ। उसमें क्या था कि उनको उनके एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है। जो 12th फेल जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनके दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि यार, तू जितना पढ़ता है उतना मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है? फिर तेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ? तो उन्होंने उस चीज़ को बताया कि तुम है ना बैठे रहते हो। ठीक है ना? तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बैठे रहते हो, तुम्हें ये लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ ना, ठीक है ना, मैं अपने हर 1 मिनट का हिसाब रखता हूँ। और वो हर 1 मिनट का हिसाब कैसे रखता है? सबसे पहले आप सबके पास में स्मार्टफ़ोन है। अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है स्टॉपवॉच। ठीक है? मैं ये नहीं कहता किसी कंपनी की कीजिए, कोई भी कंपनी आपको जो मिले, उसकी एक ऐप डाउनलोड कीजिए स्टॉपवॉच। और अपनी एक हैबिट बनाइए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉपवॉच से पढ़ना है। किस तरीके से बनानी है देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने सुबह पहले उठे, आपने सब्जेक्ट लेके बैठे इंग्लिश। आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, आप वो ऐप ओपन कीजिए और उसके अंदर स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दीजिए, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए कि हमने इस टाइम के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मान लो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कोई नेचर का कॉल आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? नेचर का कॉल आ गया, तो आप जब भी उठें, चाहे आप 10 से 15 मिनट में उठें, 1 घंटे में उठें, 2 घंटे में उठें, आपने जैसे ही किताब से नज़रें हटाई, उसी टाइम पे स्टॉप वॉच को क्या कर दीजिए? स्टॉप कर दीजिए। आगे मेरी बात समझ में? आपका जो भी काम है वो खत्म करो, वापस आओ, बैठो। ठीक है, जैसे ही आपने किताब की तरफ नजरें की, वापस उसको क्या करना है? स्टार्ट कर देना है, रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, रीस्टार्ट नहीं, सॉरी, स्टार्ट कर देना है। आप देखोगे ये वाला जो पैटर्न है ना, यानी आपके 1 से 2 मिनट का, मान लो आप है ना इधर की साइड, कभी मम्मी बीच में आ गई, कभी पापा बीच में आ गए, उनसे भी बात करने के लिए अगर एक बार भी चेहरा उधर कर रहे हो ना, तो वो भी स्टॉप वॉच में आप क्या करो, उसके अंदर डाल दो कि हाँ स्टॉप कर दी मैंने। जैसे ही वो गए, वापस किताब की तरफ देखा, स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ आपको बड़ी अजीब लगेगी। ठीक है ना? लेकिन धीरे 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 आप पहले दिन ही नोटिस करना कि हाँ यार, मैं ना चेयर पे बैठा तो 8 से 10 घंटे हूँ, लेकिन जो मेरा स्टडी का टाइम है वो 5 घंटे भी पूरा नहीं आ रहा। और ये मैं सिर्फ आपके नहीं बता रहा हूँ, ये जितने भी ये सुन रहे हैं, आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के साथ ये होने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इंग्लिश का। इसी तरीके से आप दूसरा सब्जेक्ट जैसे उठाते हो, जीके। ठीक है, यहाँ पे आप एक लेप लिख लीजिए कि मैंने इंग्लिश को, मान लो आपने पढ़ा है 1 घंटे 3 मिनट। ठीक है, अपने साथ में एक हैंड डायरी रखो। क्या रखनी है आपके साथ में? हैंड डायरी। उस हैंड डायरी में आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। कैसे नोट करनी है, मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न बता देता हूँ। मान लो आपने पढ़े एक सेकंड। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? इंग्लिश। तो आप यहाँ पे उस हैंड डायरी में सबसे पहले डालेंगे आज की डेट।
ठीक है, आपने कितने बजे से पढ़ना स्टार्ट किया है? जैसे मान लो आप बैठे हैं सुबह के 10 बजे, साढ़े 10 बजे मान लेते हैं, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि आज की जो पढ़ाई है वो कितने बजे स्टार्ट किया मैंने? साढ़े 10 बजे। उसके बाद में पहली चीज़ आपने क्या उठाई? इंग्लिश। आपने इंग्लिश को कितनी देर पढ़ा है? जैसे जैसे अभी अपन ने देखा कि 1 घंटे 3 मिनट मैंने क्या पढ़ा है? इंग्लिश पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको क्या करोगे? लैब। ठीक है, स्टॉप वॉच के अंदर। नेक्स्ट आपने मान लो उठाया जीके। अब आप यहाँ पे सेम वही चीज़, आपने मान लो जीके पढ़ी है 2 घंटे 10 मिनट, तो आप यहाँ पे नोट करो 2 घंटे 10 मिनट। और लास्ट में ना इन सबका टोटल कि आज आपने एक दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ाई की है। जैसे आपने यहाँ पे 3 घंटे 13 मिनट की पढ़ाई कर ली है। आपको स्टार्टिंग में ये रूटीन बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, बहुत 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 ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली इस रूटीन के ऊपर स्टिक रहते हैं, अपने स्टॉप वॉच मेथड के ऊपर स्टिक रहते हैं, तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपको खुद पता लगने लग जाएगा, खुद से आप एनालिसिस कर पाओगे कि मैं इतने दिन कहाँ गलत जा रहा था। तो अपनी हैबिट के अंदर सबसे पहले तो ये हैबिट इंक्लूड करो कि मुझे जो भी पढ़ना है वो किसके हिसाब से पढ़ना है? स्टॉप वॉच के हिसाब। इतनी चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट चीज़ पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी या कोचिंग कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर है? देखो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना उनका डाउट ये रहता है कि यार मुझे ना कुछ सब्जेक्ट तो सब बहुत अच्छे से आते हैं, एक दो सब्जेक्ट है जिसमें मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं सेल्फ स्टडी या फिर थोड़ा बहुत भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा ना तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, और ये उन बच्चों के साथ में होगा जो पके हुए चावल है, मेरा कहने का मतलब ये उनके साथ में नहीं होगा जो बिगिनर्स हैं, ये उनके साथ में कंडीशन होती है जो एक पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनका एक बार में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो आगे अपना कोर्स कंटिन्यू रख रहे हैं या फिर एग्जाम उनका निकल नहीं रहा, वो बार बार कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके मन में डाउट रहता है कि यार मेरे एक सब्जेक्ट में थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम है, दो सब्जेक्ट मान सकते हो कि इतने में प्रॉब्लम है, तो क्या मैं सेल्फ स्टडी करूँ या कोचिंग करूँ? देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिगिनर्स की, ठीक है, उसके बाद में मैं आप सबका डाउट दूर करूंगा। बिगिनर्स के लिए मेरा यही रहेगा, बिल्कुल आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि आपको कोचिंग कौन से सब्जेक्ट की ज्वाइन करनी है। यूँ नहीं कि एसएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो मैं चारों सब्जेक्ट की कोचिंग कर लूँ, इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है इंग्लिश और मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स के अंदर 90 to 95% बच्चे जो होते हैं उनको कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो भी 70 to 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश के अंदर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कोचिंग की। तो आपको क्या करना है, डिसाइड करना है सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मोक्स लगाने हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सॉरी 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 मैं थोड़ा भटक गया था। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे इंग्लिश की, सॉरी बिगनर्स की। ठीक है, तो बिगनर्स बिगनर्स जो होते हैं ना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? इंग्लिश और मैथ्स की। ठीक है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोचिंग 100% ज्वाइन कीजिए। अब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है इंग्लिश और मैथ्स की, दो सब्जेक्ट्स हैं जीके और रीजनिंग। जहाँ तक मेरा मानना है आपको इन दोनों की कोचिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप जीके यूट्यूब से आराम से कवर कर सकते हो। तो इसके अलावा आपके पास में बुक्स हैं, ल्यूसेंट वगैरह हो गई, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, आपको कुछ कंसेप्ट जानने की जरूरत है, वो सारे के सारे आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल जाएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा कवर हो सकता है। और इस एक मंथ के अंदर अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 100 में से 80 तो आप इजीली सही कर दोगे। यानी बाकी के जो 20 हैं ये धीरे ओवर द टाइम आप धीरे 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 जिस जिस तरीके से इंप्रूव करते जाओगे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर 100 में से 80 सही करना भी बहुत सही है। तो आपको कोचिंग कौन से सब्जेक्ट की लेनी चाहिए? इंग्लिश या मैथ्स की। इतनी चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो ये मॉक वाली मैं बात कर रहा था, ये है उन लोगों के लिए जो पके हुए चावल हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है, जो ऑलरेडी मतलब 2-3 साल से अलग अलग फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर भाग रहे हैं इधर से उधर, कि यार फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा। तो उनके लिए है कि भाई सबसे पहले ना मॉक्स दो, कुछ मॉक टेस्ट देख के देखो और अपने आप को एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो कि मैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा जो हो रहा है कि मैं यहाँ पे स्कोर कर ही नहीं पा रहा, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल भी स्कोर नहीं हो पा रहा। जैसे इंग्लिश के अंदर बहुत बच्चे लैग करते हैं, मैथ्स के अंदर करते हैं, ठीक है, जीके के अंदर करते हैं, और रीजनिंग का तो बहुत कम रहता है कि रीजनिंग के अंदर कोई लैग करता हूँ। तो ये तो मैं एक हटा के ही मानता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, देखो जीके जो है ना वो किस्मत का गेम है। ठीक है, यूँ नहीं है कि पूरी किस्मत के ऊपर है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो किस्मत पे डिपेंड करती हैं। बाकी पढ़ने के लिए आपके पास में कंटेंट इतना है कि आप किताबें ढूंढते ढूंढते किताबें इकट्ठे इकट्ठे करते करते परेशान हो जाओगे। एसएससी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ेगा। कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप उठा के देख लेना, जीके में कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आप हवा भी नहीं लगने देते। तो मेनली जो पके हुए चावल हैं उनके लिए यही है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वीक हूँ। अगर आप इंग्लिश में वीक हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश की कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कौन सा टॉपिक, जैसे मान लो आपका ग्रामर के अंदर आपको पता लग रहा है कि यार मेरा ना एक्टिव पैसिव में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप एक्टिव पैसिव अकेला सीखने के लिए कोचिंग करोगे? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब का सहारा लो। देखो मैंने जितनी भी प्रिपरेशन मेरी की है ना, अगर मुझे एक दो सब्जेक्ट मेरे वीक लगे ना तो मैंने कभी भी अलग से उसकी कोचिंग वगैरह लेने की नहीं सोची। मैं हमेशा यूट्यूब जो है ना उसको सबसे बेस्ट जरिया मानता हूँ। ये आपको जो भी आपको अचीव करना है ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप मैथ्स को कर सकते हो कवर। जैसे मैथ्स में मान लो आप अभी कोई नया टॉपिक आया,
स्टेट्स करके एक नया टॉपिक ऐड हुआ है अपने मेंस के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, इस स्टेट्स का जो टॉपिक है वो पूरी कोचिंग करने की जगह आप यूट्यूब से एक स्टेट्स का पूरा टॉपिक उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए कोचिंग कोई भी बढ़िया विकल्प नहीं है, आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है सेल्फ स्टडी। और जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी टॉपिक परेशान कर रहे हैं, उनका आंसर यूट्यूब के ऊपर अपने आसपास जानने वालों से या अपने टीचर से वहाँ से ढूंढो, ना कि अपना टाइम और ज़्यादा कोचिंग्स में वेस्ट करो। इतनी चीज़ आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि अब ये वही जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, कि कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है, तो उनके लिए ज़्यादा सही कोचिंग कौन सी रहेगी, हम ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग। देखो, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो तो मैं हर मामले में ऑनलाइन कोचिंग को ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। कुछ ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जिनके अंदर आपको ऑफलाइन कोचिंग करना थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे आईएएस है, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हो या किसी भी पीसीएस में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों के आइडियाज़ जानना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप यहाँ पे है ना ऑफलाइन कोचिंग की तरफ अपना एक रुख कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसएससी की, बैंक्स की या फिर और भी किसी एग्जाम की, तो वहाँ पे जो वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। वहाँ पे आप ऑनलाइन की तरफ रुक करिए। इसके कुछ रीज़न बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, देखिए, आपको घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे जो गाँव से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, ठीक है, या फिर उनके जो भी शहर हैं, सिटी हैं, वहाँ पे बढ़िया कोचिंग्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी सिटी के अंदर अपने घर से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है। आप सबसे पहले तो क्या करोगे, ज़्यादा फ़ी पे करोगे, आपकी फ़ीस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्लस आपकी जो अकोमोडेशन चार्जेस होंगे, अकोमोडेशन मतलब आप जहाँ पे रुकोगे, तो वहाँ पे आपको रेंट भी देना पड़ेगा, आपको खाना वगैरह, खाने के पैसे वगैरह सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, आप टिफिन में मंगाओगे, कुछ भी करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा टाइम इन चीज़ों के, ज़्यादा पैसा आप इन चीज़ों के अंदर दोगे। तीसरी चीज़, आप जब बाहर रहोगे, कोचिंग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। कैसे, आप कोचिंग तक ट्रैवल करके जाओगे, यूँ तो है नहीं कि कोचिंग के अंदर ही सो रहे हो, ऐसा तो है नहीं ना, अपने रूम पे आओगे, वापस कोचिंग जाओगे, टाइम तो लगेगा उस चीज़ में, ठीक है। तो आप नहीं करते भी दिन के 1 से 1.5 घंटे या 1 से 2 घंटे भी मैं मान के चलता हूँ फालतू के अंदर इस तरीके से वेस्ट कर दोगे। दूसरी चीज़, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चौथी चीज़, मान लो किसी वजह से आपके घर में शादी है, किसी का मुंडन है, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए ऑफलाइन के अंदर, तो आपके पास में कोई दूसरा चांस है, दूसरा विकल्प है कि आप वही दिन की क्लास, उसी दिन की क्लास आप वापस अटेंड कर सकें। नहीं है ना बिल्कुल भी ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। यानी आपको एट द टाइम प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कि जिस टाइम पे पढ़ाया जा रहा है ना, आप उसी टाइम पे वहाँ पे रहो, तभी वो चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे कम फीस, ठीक है। जो कोई भी स्टूडेंट अभी ऑफलाइन बैचेज में गया है, आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने इंग्लिश का कोई बैच ज्वाइन किया है, ठीक है, आप बैंकिंग का करो, किसी भी चीज़ का करो, तो वो आपको ऑफलाइन के अंदर 5,000 to 7,000 रुपीज़ के अंदर वो कोर्स देंगे। लेकिन अगर आप यही बैच ऑनलाइन ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स का बैच 2,000 के अंडर मिल जाएगा। यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 3,000 रुपये अपने सीधे सीधे बचा रहे हो। दूसरी चीज़, अकोमोडेशन फ़ी, ठीक है। आप अपने घर पे ही रह रहे हो, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और घर वालों को तो अपन वैसे भी पैसे नहीं देते, ठीक है, वही अपने को खाना खिलाते हैं, वही सारी चीज़ें कराते हैं। तो अपने लिए यहाँ पे अकोमोडेशन फ़ी क्या होगी, एकदम नील, ज़ीरो, कुछ भी यहाँ पे अपने को पे नहीं करना। तीसरी चीज़, टाइम की बचत। जो आप 1-1.5 घंटा ऑटो के अंदर, बस के अंदर, कैसे भी करके धक्का मुक्की करके कोचिंग तक जा रहे थे, वो टाइम आपका सारा का सारा यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बचा देंगी, ठीक है। आपको कहीं पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथी जो सिचुएशन अपन ने देखी थी कि एट द टाइम प्रेजेंट रहना, मान लो आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे से, ठीक है, लेकिन आप 9 बजे तक आराम से खर्राटे मार के सो रहे हो, ठीक है। आपको ये टेंशन होगी क्या कि यार 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की जो क्लास है वो मेरी मिस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं वो आपको, जो भी आपकी लाइव क्लास रहती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग आपको के पास में सेव करके रखते हैं। यानी आपने जहाँ से भी बैच परचेज़ किया है, वहाँ से आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगी। आप जब चाहें उस क्लास को रिवाइंड करके, जब चाहें, जैसे भी आपकी स्पीड में हो, वैसे आप उस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। जैसे कई बच्चों की आदत होती है, वो 1.5x के ऊपर देखते हैं, कोई 2x के ऊपर उसको देखता है, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना क्या कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, प्लस आपको एट द टाइम प्रेजेंट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कोई अर्जेंट वर्क आता है तो आप इजीली पहले वो करो, उसके बाद में क्लासेस अटेंड करो। तो अगर आप मेरी सलाह मानते हो, तो मैं बिल्कुल भी आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। मैं किसी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहो ना, उस टीचर से आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। इतनी चीज़ आई समझ में, चले नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो, ये है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि एक ही समय में क्या अलग अलग स्ट्रीम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्ट्रीम कैसे, जैसे मान लो मैं एसएससी भी कर रहा हूँ, सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, मैं एसएससी भी कर रहा हूँ, साथ साथ में यार मैं बैंक भी कर लेता हूँ, ठीक है, साथ साथ में मैं पीसीएस भी कर लेता हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जो एग्ज़ाम आ रही है ना, उनकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो बिल्कुल इन चीज़ों को निकाल दो,
ठीक है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीटली फोकस होना पड़ेगा एसएससी के ऊपर। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग के ऊपर ही फोकस होना पड़ेगा। अगर आप स्टेट या पीसीएस कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इनसे ही कंप्लीटली पूरा का पूरा आपका ध्यान जो होगा वो इनके ऊपर फोकस करना होगा। इतनी चीज़ें आई समझ में? यानी आपको एक टाइम पे एक ही स्ट्रीम को परस्यू करना है। अगर आपको मान लो आपने ये सोचा कि यार मैंने ना एक साल एसएससी की तैयारी कर ली, कुछ हो नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक के ऊपर स्विच हो जाऊँगा। ऐसे स्विच होने वाले, ठीक है, ऐसे स्विच होने वाले आपको हज़ारों स्टूडेंट मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ के अंदर यही स्विचिंग के अंदर रह जाते हैं। कभी एसएससी से बैंक, बैंक से वापस एसएससी, एसएससी से पीसीएस, पीसीएस से स्टेट का कोई भी छोटा मोटा एग्जाम, और यही करते करते एंड में वो ये सोचते हैं कि यार अपन ने इतनी मेहनत की फिर भी अपना नहीं हो रहा। उनका रीज़न ये है कि वो एक जगह पे अपना जो है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी, ठीक है, कि अर्जुन ने ना मछली की आंख को निशाना बनाया था। उसने मछली को या आसपास के डिस्ट्रैक्शन को नहीं देखा था, उसने क्या देखा था, सिर्फ मछली की आंख। तो आपके लिए जो मछली की आंख है ना, वो एक एग्जाम बना लो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ना, आप ये सोच के चलते हो कि यार एक सेकंड ऑप्शन लेके चल लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन सुनने में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप ये सेकंड ऑप्शन हमेशा माइंड में रखेंगे ना, तो आपका फर्स्ट की तरफ कभी भी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा ध्यान आप उस चीज़ के ऊपर देख ही नहीं पाओगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये रिकमेंडेशन है, और मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हो, जिस भी स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो, आपकी जो चॉइस हो, आप सिर्फ उससे स्टिक रहो। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम के पीछे भागोगे ना, तो वही एग्जाम आपको अच्छा स्कोर करके अच्छी जॉब दिलाने के लिए काम में आएगी। ठीक है, आपने इधर भी हाथ मार लिया, उधर भी हाथ मार लिया, इधर भी सब कुछ कर लूँ, उधर भी सब कुछ कर लूँगा, अगर यही करते रहे ना, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये जो मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले ये वो लोग समझ पाएंगे जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए शायद ये मुश्किल हो, लेकिन हाँ, ये आपके काम में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने जीके पढ़ना स्टार्ट किया। मैं क्या करता था कि मैंने हिस्ट्री एक टॉपिक उठा लिया, तो मैं उसको पढ़ता जाता था। पहले दिन एक पेज पढ़े, दो पेज पढ़े, तीन पेज पढ़े, मान लो मैंने 10 पेज पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं क्या करता था, 10 पेज और पढ़ लिए, उसके बाद में 10 पेज और पढ़ लिए। मैं ऐसे करते 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 ये सारे के सारे पढ़ता जाता था। मैंने कभी भी दो चीज़ें नहीं की। ठीक है, एक था रिवीजन, यानी मैंने रिवीजन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि अपन को रिवीजन भी करना है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या था? एक मन के अंदर डर होना। आप जब भी कोई एक टॉपिक है ना कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा लो, ठीक है, आप जब वापस उस सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी आपको थोड़ा बहुत भी यूँ डाउट लगे और आप उस सब्जेक्ट के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर वापस आओगे ना, आपके मन के अंदर एक डर बैठा रहेगा कि यार मैंने ना उस टाइम पढ़ा था, ठीक है ना, क्या होगा अगर अब मुझे वो चीज़ याद नहीं आई, या फिर अब मैं वो चीज़ भूल गया तो। होता है ना आपके साथ में, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये सबके साथ में होता है कि यार मैं ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, पर वापस जाने से डरता हूँ कि कहीं ये जो सारी चीज़ें ना वो मेरे दिमाग से निकल तो नहीं गई, कहीं मैं सारी चीज़ें भूल तो नहीं गया। तो ये जो रिवीजन का डर है ना, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे पार पाड़ने का, सिर्फ इससे अगर आपको आगे निकलना है, इस डर से आपको आगे निकलना है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि फेस द फियर। इस डर को फेस करो। कैसे? मान लो आपने पढ़ लिया जीके, मैं हिस्ट्री वाला एग्जांपल लूँ, आपने 7 दिन के अंदर ल्यूसेंट से हिस्ट्री खत्म कर दी। ठीक है, 10 10 10 10 पेज करते हैं, आपने 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या करना है? मुझे पता है डर लगेगा, ठीक है, पहले दूसरे पेज को ओपन करोगे, तीसरे पेज को, बहुत सारी चीज़ें यूँ लगेगी कि यार ये पढ़ा था बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। अच्छा, ऐसे ऐसे भी होता है। ये सारी चीज़ें जब माइंड में घूमेंगी ना, तो कहीं ना कहीं पे सेल्फ डाउट भी आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस भी लूज होगा कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी रूटीन के साथ में एक रिवीजन का पैटर्न बना लेते हैं कि मैंने क्या किया, ये 10 10 पेजेस मैंने पढ़े हैं, 3 दिन मैंने 10 पेज पढ़े, 3 दिन बाद में मैं क्या करूँगा, वापस वो तीनों पेज एक बार है ना, चाहे कितनी भी जल्दी 10 से 20 मिनट लग जाए, मेरे को 30 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, मैं ये सारे के सारे रिपीट करूँगा। ठीक है, चाहे कितना ही डर लगे। चलो मैं ये कहता हूँ कि आपने ना कुछ नहीं किया, ये 3 दिन वाला कंसेप्ट भी भूल जाओ, आपने 7 दिन के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में वापस से फर्स्ट पेज के ऊपर आओ। हो सकता है आपने जो पहली बार में पढ़ा था ना, जो 100% आपको याद था, ठीक है, आपको लगता है कि 100% याद था, उसमें से आप देखोगे कि 30% याद है, 70% जो है ना वो जा चुका है दिमाग से। ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा। और इसी चक्कर में आके मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर माइंड में एक चीज़ बिठा लेते हैं, और वो होता है रिवीजन का डर। वो रिवीजन करना ही नहीं चाहते। ठीक है, उनको लगता है कि यार जो मैंने सीखा था, क्या होगा अगर मैं वो भूल गया तो। अरे भाई, जब तक आप उस चीज़ को जाके वापस नहीं देखोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आप क्या क्या चीज़ें भूल चुके हो, क्या क्या चीज़ें आपको याद है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो निकालनी ज़रूरी है, रिवीजन का डर। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अपना जो ईगो है ना, उसको रखेंगे अपन साइड में। ठीक है, हो सकता है मैंने पहली बार में जितना पढ़ा था ना, मैंने मान लो 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, 100 में से मेरे को 80 आते हैं। ठीक है ना, मेरे पहली बार में 80 एकदम आराम से बढ़िया से याद कर लिए। 8 दिन बाद के अंदर जा रहे हो, उस 80 में से 30 आ रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन गायब हो गए कहीं भी, होने दो। ठीक है ना, होने दो। अगर वो 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में गायब हो जाए,
मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे? ये 50 क्वेश्चन आपके रिवीजन में गायब हो रहे हैं। आप यहाँ पे रिवाइज करोगे, हो सकता है आप 50 नहीं तो 40 क्वेश्चंस तो को याद कर ही लोगे दोबारा से। लेकिन अगर आप इसी माइंडसेट के साथ में गए कि यार मैंने रिवीजन तो किया नहीं है, लेकिन हाँ मेरे 80 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और ये 50 जो क्वेश्चन है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिमाग से स्लिप हो गए और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे वहाँ पे? है कोई ऑप्शन आपके पास में? नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने को रिवीजन का ये डर निकालना है और अपना एक पैटर्न बनाना है कि कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है ना, मन कितना भी कहेगा कि यार नहीं 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 जाना पीछे, फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप पीछे जाके वो सारी चीज़ें रिवाइज कर सको। इतनी चीज़ें आ गई समझ में? ये मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट के स्टार्टिंग फेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अपने को जान लेना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वो झिझकता है, किसी से बात नहीं करता इस चीज़ के बारे में। क्या क्या पता वो अगला भी ऐसा ही सोचता हो, नहीं सोचता हो, मेरा मजाक उड़ाएगा ये वो। तो मेरे भाई 90% स्टूडेंट है ना, वो सेम फियर से गो थ्रू होते हैं। उनको सबको ये लगता है कि रिवीजन का डर जो है ना, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले इसी चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी रिवीजन के डर को कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। इतनी चीज़ आ गई समझ में। दूसरी चीज़ रहती है एक विषय का डर। ये मैं आपको कैसे पढ़े वाले में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो आपको मैथ सबसे डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको छोड़ दो। छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना। कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो आपके पास में ये चारों सब्जेक्ट जो है ना, वो कवर करना आपकी कंपल्सन है, आपकी बाध्यता है, आपको करने पड़ेंगे ये चारों, तभी जाके आप उस रेस में शामिल हो पाओगे। हाँ, हो सकता है आप अपनी मन की शांति के लिए छोड़ दो कि यार है ना, कहीं ना कहीं कोई चमत्कार हो जाए, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर आ जाए और कट ऑफ भी इतनी चली जाए, तो मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे चमत्कार की उम्मीद में आप आराम से रह सकते हो, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आपको सीरियसली कुछ करना है, आप यहाँ पे ये देखोगे कि क्या वेज हो सकते हैं। छोड़ तो मैं सकता नहीं। मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे, जो आप अभी का कंपटीशन देख रहे हो, अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली 100-200 लोगों से ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हो। तो वहाँ पे एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ना, ये तो एक यूँ मान के चलो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। ठीक है, यानी आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो अगर आप ये स्टेप लेने की सोच भी रहे हो। तो आपके पास में क्या अप्रोच हो सकती है? आपके पास में सबसे पहली अप्रोच हो सकती है कि यार ये चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है ना, ठीक है ना, मैं सबसे ज़्यादा टाइम इसी को दूंगा। यानी अपना जो मैक्सिमम टाइम है ना, वो उस सब्जेक्ट को दो जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा हो, मैं अकेले मैथ्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बेस को पकड़ो। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट हार्ड लगेगा ही लगेगा। ये आप जो आप जीके बोलते हो ना, जिसको जीएस बोलते हो, जिसमें हिस्ट्री वगैरह ये रटने वाली चीज़ें होती हैं, आप ये उसके अंदर भी ट्राई करके देख लेना। जब तक आपको उन चीज़ों का बेसिक नहीं पता होगा ना, जब तक आप हिस्ट्री के अंदर ये नहीं समझते ना कि बी सी का मतलब क्या होता है, ए डी का मतलब क्या होता है, तब तक क्या आपको डेट्स याद हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो ये एक तरीके से बेसिक है या नहीं है? इसी तरीके से अगर आपको मैथ्स करनी है, तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के ऊपर जाओ। एक बार आपके बेसिक क्लियर होने लग गए ना, उसके बाद में आप खुद देखोगे कि जो फियर ऑफ द सब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली धीरे 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 दूर होने लग जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा ड्राई ना, उतना ज़्यादा उसके पास आपके डर निकालने की सिर्फ यही एक फॉर्म। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें। नेक्स्ट है डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा। होता है ना ये सारे सब लोगों के साथ में। देखो, इंसान है ना तब तक ज़्यादा सीरियस रहता है जब तक उसको लगता है कि हाँ, अपने माइंड पे कहीं ना कहीं पे एक प्रेशर आ रहा है। जैसे अभी अभी एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो सीजीएल 2024 है ना, उसके एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर वो कंडक्ट करवाएगा, वो भी प्री के, और फॉर्म निकलेंगे जून में या जुलाई में। ठीक है। आपको क्या लगता है ये न्यूज़ पढ़ के कितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी में जुट गए होंगे? मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर भी रहे थे ना, वो भी कहीं ना कहीं पे ये न्यूज़ सुन के एकदम ढीले पड़ गए। उनको भी यह है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से कर लेंगे। और यहाँ पे वही बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, वो एक डेली रूटीन लेके अपना चल रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आराम से बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको वो एक पुश मिले। ये पुश पता है कब मिलेगा? जिस दिन एसएससी अपने फॉर्म रिलीज़ कर देगी। उसके बाद में ये जितनी भी जनता है, ये जो डेली पढ़ने वाले, अभी जो डेली पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ये मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 2000 बच्चे होंगे। ठीक है। और फॉर्म फिल करने वाले कितने होंगे? 23 से 24 लाख। ठीक है। तो ये 23 से 24 लाख में जो बच्चे हैं ना, ये सारों उस पुश का वेट कर रहे हैं कि कब फॉर्म निकले, कब हम तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है। तो आपको क्या लगता है किसके ज़्यादा सेलेक्ट होने के, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, ये वाले या ये वाले? ऑब्वियस सी बात है, ये जो अभी से मेहनत कर रहे हैं ना, इनके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये दिन के अभी से 5 से 6 घंटे दे रहे हैं। अगर ये डेली का 1-2 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे भाई ये अभी भी ये 23 लाख 24 लाख बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे बात समझ में। तो आपको क्या करना है कि डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा, इस आंसर का जवाब आप खुद दे सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं एक पुश की या एक रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं ना कहीं एक पुश चाहिए जो आपको डेली रूटीन फॉलो करवा दे। अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि यार है ना, हमें तो डेली की डेली मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए ना, तो फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे चुटके में पढ़ देंगे। अगर आप वीडियोस देख के, अगर आप किसी की बातें सुन के मोटिवेट हो रहे हो ना,
ठीक है? तो आप एग्ज़ाम छोड़ो, आप लाइफ़ का कोई भी डिसीज़न भूल जाओ जो आप ढंग से ले पाओगे। किसी भी इंसान को मोटिवेट होने के लिए किसी दूसरे के लेक्चर की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है यार। ठीक, आपके सामने खुद को इंसान को पता होता है कि हाँ, मेरे सामने कौन-कौन सी चीज़ें मोटिवेशन है। ठीक है? किसी इंसान को अपने बाप को देख के मोटिवेट होता है कि यार मेरे पापा कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोई इंसान अपने भाई-बहन को देख के मोटिवेट होता है कि यार ये कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? कोई अपने खाली बटुए को देख के वो होता है, मोटिवेट होता है कि यार देखो अभी कुछ पैसे नहीं है लेकिन हाँ, कुछ करना है, कुछ बनना है तब जाके पैसे आएँगे। तो सबसे पहली चीज़ें तो ये माइंड से निकाल दो कि कोई वीडियो या कोई इंसान आपको मोटिवेट कर, हाँ, गाइड ज़रूर कर सकते हैं वो, ठीक है? लेकिन आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो डेली रूटीन फ़ॉलो आप तभी कर पाओगे। एक तो मैंने आपको स्टॉप वॉच वाला मेथड बताया, डेली का ट्राई करो। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली के 4-5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आधा घंटा भी दो चाहे, ठीक है? लेकिन आधा घंटा अपना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में दो, कुछ पढ़ने में दो, ठीक है? जिससे आपको ये हो कि जब एग्ज़ाम अपना पास में आ रहा है ना, तो आपके पास में क्यों हड़बड़ाहट नहीं हो कि यार इतना सब कुछ बचा है, इतना सब कुछ बचा है। और धीरे-धीरे अगर आपने स्टार्टिंग के आधा घंटा भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने के अंदर आपका ऐसा रूटीन बन जाएगा कि आप 4 से 5 घंटे ईज़िली पढ़ लोगे। ठीक है? तो डेली रूटीन फ़ॉलो करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है कि आपको पुश करना पड़ेगा खुद को। कोई दूसरा पुश नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है? और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वो है कि जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि अब फ़ॉर्म आएँगे तब हम पढ़ेंगे, अभी तो कोई पुश ही नहीं मिल रहा, कैसे करके क्या तैयारी करें, कैसे करें? तो उनके लिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि जॉइन एनी कोचिंग। कोई भी कोचिंग या कोई भी बैच जॉइन कर लो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, ये कोई भी कोचिंग या कोई भी बैच ज्वाइन कर लो जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस होती हैं। अब यहाँ से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको डेली का एक रूटीन मिल जाएगा। अगर वो आधे घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो आपको डेली 1 या 1.5 घंटे ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए एक रूटीन सेट हो गया। चाहे आप उस क्लास को लेने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक रूटीन तो फ़ॉलो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे इस टाइम के ऊपर ये सोच रहे हैं कि मुझे पुश नहीं मिल रहा, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोचिंग ज्वाइन करो और अपने लिए उस पुश को कैसे भी करके अपने आप को उन चीज़ों के अंदर डालो जो चीज़ें आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकती हैं। आगे समझ में इतनी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट है एग्ज़ाम प्रेशर कैसे। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बिगिनर्स वगैरह उनको तो पता नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट आ चुके हो या फिर एडवांस लेवल के ऊपर हो, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अगर आप पहले से किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने वो एग्ज़ाम दे दी, ठीक है? आप फेल हुए, पास हुए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं पे माइंड के अंदर एग्ज़ाम का प्रेशर रखते हो। तो इसको किस तरीके से, देखो मेरे भाई, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करने के लिए ना लोग पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बताएँगे आपको। मेडिटेशन कर लो, ठीक है? ये बुक्स पढ़ लो, वो लोगों से बात कर लो, ठीक है? अपने पेरेंट्स से जितना ज़्यादा हो सके उतना बात करो, ये वो फलान-ढिमका, इतनी चीज़ें आएँगी आपके सामने, ठीक है ना? लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ बताऊँगा, कुछ भी कर लो, आप एग्ज़ाम प्रेशर तब तक कम नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी प्रिपरेशन जो होगी ना, ठीक है? उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर दूँगा, ठीक है? तब तक आपका एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा। और ये जो प्रिपरेशन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आएगा? वो आएगा मॉक से। जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों से गो थ्रू हो जाओगे, उतना ही कम आपका एग्ज़ाम प्रेशर होगा। एक एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं, 2 बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? एक ये है, एक ये है। ये बनाई गई है। ये 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? ये जो बच्चा है, इसने क्या किया? एसएससी, मैं एसएससी का ले रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल, एसएससी एग्ज़ाम से पहले इसने प्री से पहले भी कुछ मॉक दे रखे हैं। कुछ का मतलब क्या मान लेते हैं कि इसने 20 मॉक प्री से पहले दे रखे हैं और मेंस के अंदर भी ये 10 से 12 मॉक्स देकर आ रहा है, ठीक है? क्या लगता है ये बच्चा, कितने चांसेस है इस बच्चे के सेलेक्ट? आप कहोगे सर मॉक तो दे रखे हैं, सेलेक्ट तो हो ही सकता है, ठीक है? मेरे भाई, यहाँ पे ये बच्चा सेलेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा उस एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर ऊपर और उस एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। क्योंकि इस बच्चे के अंदर कहीं न कहीं पे एक कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उसको खुद से मन में पता है कि मैंने बहुत कम मॉक दिए हैं। वहीं पे ये दूसरा बच्चा है, इसने प्री के अंदर भी 50 के अराउंड मॉक दे रखे हैं और मेंस एग्ज़ाम से पहले भी इसने 50 से 60 मॉक्स। आप इन दोनों बच्चों के बीच में कंपैरिज़न कर लेना, ये बच्चा है ना, ये एग्ज़ाम प्रेशर को ईज़िली हैंडल कर जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम कैसा आता है। अभी-अभी सीजीएल 2023 कंप्लीट हुआ है मेंस, ठीक है? आपको बताऊँ तो आप एक चीज़ नोटिस करना, मैथ्स का पेपर जो है ना, आप मैक्सिमम बच्चे जो कहते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ टफ आया है। मैथ्स के पेपर ने पूरा का पूरा हिला दिया हमें। इसका रीज़न सिंपल सा बताऊँ क्या था? उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन जो थी ना, वो इस लेवल के ऊपर नहीं थी कि वो एग्ज़ाम के अंदर अपना प्रेशर हैंडल करें। एग्ज़ाम अगर थोड़ा-सा भी टफ आया ना, तो उनके लिए वो जो 10-12 मॉक थे ना, वो काम ही नहीं आए। जबकि ये जो बच्चे जो 50 से 60 मॉक देके इस एग्ज़ाम में बैठे थे ना, उन्होंने इन 50 से 60 मॉक के अंदर एकदम ईज़ी वाले मॉक भी दिए होंगे और एकदम हार्ड वाले मॉक भी दिए होंगे। तो इनके माइंड में वो दोनों चीज़ें थी कि हाँ यार, एग्ज़ाम ऐसा भी आ सकता है, ईज़ी भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। तो ये बेटर प्रिपेयर्ड थे, ठीक है? तो इन लोगों ने इस बार सीजीएल मेंस 2023 में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है और ये जो थे एज़ यूजुअली। तो यहाँ पे मेरा आपको ये सारे एग्ज़ाम्पल समझाने का एक ही रीज़न है
वो है एग्ज़ाम प्रेशर आप किसी से बातें करके, आप कोई मेडिटेशन करके, आप ये फालतू की चीज़ें की मोटिवेशन वगैरह सुन के ऐसे कभी कम नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एग्ज़ाम प्रेशर आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करने का सबसे बेस्ट वे है, जो भी आप पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो, उन सब का रिवीजन करो, मॉक लगाओ और सेल्फ एनालिसिस करो। इन्हीं चीज़ों से आपका क्या होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल होगा। नेक्स्ट, अब देखो, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उनके माइंड में, या फिर जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं पे यार ये चीज़ होती है, यार क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट है, इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या मैं कभी खुद को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनते देख पाऊंगा। कुछ भी, जितने भी बच्चे हैं ना, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक ना एक मौके पे ऐसी चीज़ें सब बच्चों के माइंड में आती है कि यार अभी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी लाइफ में कभी कोई जॉब ले पाऊंगा। तो ये आपके साथ में, अकेले के साथ में नहीं है, ये सबके साथ में है। तो इस चीज़ का आंसर आप खुद कर पाओगे कि बिल्कुल भाई, ये जितने भी जॉब लेते हैं, हम जैसे लोग हैं, कोई दूसरा है, क्या ये कहीं से ऊपर से गिरते हैं? ठीक है ना? सब एक जैसे लोग हैं, सबका माइंड एक जैसा। मानता हूँ कि कुछ लोगों का माइंड बहुत तेज चलता है, कुछ लोगों का माइंड स्लो चलता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं सक्सीड हो? कहीं पे ऐसा ठप्पा लगाया क्या कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे वही सक्सेस देंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ है कहीं पे? नहीं है ना। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आएंगी, बिल्कुल आएंगी कि यार कहीं कभी ना कभी आपके लिए एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्ट हो जाओगे कि नहीं, मेरे सामने तो कोई कुछ भी आ जाए हम तो फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर एक कैंडिडेट अपने फेस कर। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें, जब भी आंसर आए ना कि क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ हमेशा डाल दो, यस आई कैन एंड आई विल। ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज जो मैंने जितनी भी चीज़ें इस वीडियो, आप धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि एकदम इंस्टेंटली फॉलो करना, धीरे धीरे करना भी स्टार्ट कर देते के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, ये थी अपनी लास्ट स्लाइड। और इसी के साथ, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो, एक बार इन सारी वापस अपने गोल करना, सोचना कि हाँ, जो जो चीज़ें मैंने उन चीज़ों को आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं अपने केस के अंदर, इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट। सो मच फॉर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ एक्शन के साथ मैं आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन तब तक आप मेरी ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, एक बार अपने दिमाग के अंदर इन सारी चीज़ों को सोच के देखना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।